नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले यूसीसी का ढोंग कर रही है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी के राज में दो कानून चलते हैं, एक मुस्लिमों के लिए और दूसरा हिंदू भाइयों के लिए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार में लाठीचार्ज के बाद हुआ जमकर हंगामा। बीजेपी के नेता की मौत के बाद बीजेपी के नेताओं ने खोला नीतीश के खिलाफ मोर्चा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले हम 10 लाख नौकरियों का हिसाब दे देंगे, पहले बीजेपी 2 करोड़ नौकरियों का हिसाब दे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सीएम शिंदे की खुल गई पोल। जी हां, अजीत पवार पड़े भारी, शिंदे में बगावत मच गई अब शिंदे गुट में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बिहार में लाठीचार्ज के ऊपर जमकर भड़के नीतीश कुमार, बोले फिलहाल बीजेपी के नेता मचा रहे हैं इधर उधर उधम। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें सीमा हैदर की खुल गई पोल। नहीं है दोस्तों सीमा हैदर कहीं से भी मुसलमानों को सूरह फातिहा आता है, सीमा हैदर को कलमा तक नहीं पता है। बताएंगे कैसे। जब पत्रकार ने सवाल पूछा, कलमा पूछा, तो सीमा हैदर जो है बौखला गई। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद बोले यूसीसी से मुसलमानों को फायदा होगा। बताएंगे दोस्तों ये जो आरिफ मोहम्मद है ये मोदी सरकार के कितने बड़े भक्त हैं, और क्या वाकई में यूसीसी से मुसलमानों या किसी और को फायदा है या नहीं है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें बिहार की राजनीति में भूचाल के बाद बीजेपी के नेताओं ने जमकर किया हंगामा। बताएंगे आखिरकार बिहार में क्यों सियासत गर्म हो गई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का मामा शिवराज के ऊपर बड़ा हमला, गिना डाले राहुल गांधी ने शिवराज सिंह चौहान के घोटाले। बताएंगे प्रधानमंत्री पर भी क्या बोला है। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले यूसीसी पर सिर्फ राजनीति कर रही है बीजेपी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दरअसल ये लोग दलित, पिछड़ों और गरीबों का हक छीनना चाहते हैं। इनके हिसाब से यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होगा एक देश एक कानून, मतलब कि जिन लोगों को आरक्षण मिलता है वो आरक्षण छीन लिया जाए। जिन लोगों को, जिन गरीबों को दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा दलित होते हैं या पिछड़े होते हैं या फिर वो कुछ ऐसे मुस्लिम होते हैं जिनको आरक्षण मिलता है, उस आरक्षण को बीजेपी खत्म करना चाह रही है। बीजेपी एक तीर से दो निशाने करना चाह रही है। पहला तो वो ये चाह रही है कि किसी को भी आरक्षण नहीं देना पड़े, यानी कि सरकार का पूरा पैसा बचे। उसके बाद दोस्तों बीजेपी यूसीसी में कौन से कानून डालेगी, किस कानून पर कौन सी बात होगी, ओवैसी ने कहा कि ये अब तक नहीं पता। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस बिल से, यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुसलमानों से ज्यादा, सबसे ज्यादा खतरा हिंदू भाइयों को है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आरक्षण वगैरह सब खत्म कर दिया जाएगा जो पिछड़ी जाति के लोगों को मिलता है, तो आप समझ सकते हैं उन बेचारों को वो हक भी नहीं मिलेगा जो उनको मिलना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासत काफी गर्म हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जो पाकिस्तान से सीमा हैदर आई है उसने बिना शादी तोड़े हुए उस लड़के से, सचिन से शादी कर ली। ये कैसा दोहरा चरित्र है बीजेपी का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की वो बात करती है। यही नहीं दोस्तों, बिना पासपोर्ट वगैरह के सीमा हैदर यहाँ तक आ गई अपने 4 बच्चों के साथ। लेकिन इस चीज को लेकर भी ओवैसी ने बीजेपी को घेरा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी के लिए सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड एक चुनावी रास्ता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर मुझे नहीं लगता कि सरकार के पास कोई भी प्लान बना हुआ है। उसने सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दे को उठा दिया है। हालांकि इस पर 20 जुलाई को बहस भी होगी, क्योंकि जब मानसून सत्र लगेगा तो इस पर यह सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर बहस होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए तेजस्वी यादव। तेजस्वी बोले पहले 2 करोड़ नौकरियों का हिसाब दे दे बीजेपी, फिर हम देंगे 10 लाख नौकरियों का हिसाब। दरअसल दोस्तों कल बिहार में जमकर हंगामा हुआ।
बिहार में संसद सत्र के दौरान बीजेपी के नेताओं ने जो है शिक्षक भर्तियों को लेकर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद आपको बताते चले विधानसभा के बाहर ही लाठीचार्ज हो गया। लाठीचार्ज के दौरान बीजेपी के एक नेता की मौत हो गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ये लाठीचार्ज से हुआ है। आपको बताते चले कल जमकर लाठियां चली और बीजेपी के नेताओं के पिछवाड़े लाल कर दिए गए। यही नहीं, बीजेपी के नेता जो जगह जगह विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करवाते हैं, लाठियां चलवा देते हैं, कल उन बीजेपी के नेताओं को एक सबक मिला। और यकीन मानिए जिस तरीके से उनके ऊपर लाठियां चलाई गई हैं, अंधभक्तों की तशरीफ सूझ चुकी होगी अब तक। अब बैठने में बड़ी तकलीफ होगी अंधभक्तों को। आपको बताते चले जब बिहार में लाठीचार्ज हुई उसी दौरान बताया जा रहा है बीजेपी के एक नेता की जान चली गई। लेकिन जान जाने का आरोप बीजेपी जो हत्या का आरोप वो नीतीश कुमार पर लगा रही है। उनका कहना है ये सब कुछ नीतीश की वजह से हुआ है। आपको बताते चलें ये लाठीचार्ज के दौरान ही बीजेपी के जो एक नेता थे उनकी जान जाने के बाद, उनका नाम था विनय सिंह, जी हाँ, और जो है विनय सिंह की जान जाने के बाद बीजेपी अब ये गुहार लगा रही है कि नीतीश कुमार के ऊपर हत्या का मुकदमा चले, उनकी वजह से ही हुआ ये। आपको बता दें दोस्तों हर बार ही लाठीचार्ज होता है। तेजस्वी यादव ने तो अभी ही गठबंधन किया है नीतीश कुमार के साथ, इससे पहले तो बीजेपी ही थी गठबंधन में। आप समझिए पिछले 7 सालों से उसने क्या किया बिहार के लिए। ये सिर्फ बीजेपी नौटंकी कर रही है कि हम बिहार में आते हैं तो ये कर देंगे, जंगल राज आ गया, जबकि आप सब जानते हैं कि बीजेपी के राज्य में कैसे जब विधानसभा में महिलाओं को पीटा गया था और उनके बाल तक खींच के उन्हें बाहर लाया गया था, तब जो है बीजेपी चुप बैठी हुई थी क्योंकि खुद नीतीश कुमार के साथ सत्ता में थे। लेकिन अब जब तेजस्वी यादव गठबंधन में है तो बीजेपी को मिर्ची लग रही है। और जो लोग लोकतंत्र की बात कर रहा है वो शायद भूल गए कि बिहार की विधानसभा में न सिर्फ दोस्तों बीजेपी के कहने पर पुलिस वालों ने वहां की महिलाओं को मारा था, बल्कि वहां के मर्दों को भी जमकर पीटा गया था, और वो लोकतंत्र का सबसे खतरनाक नजारा था। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, खुल गई सीमा हैदर की पोल। सीमा हैदर कर रही है मुसलमान होने का नाटक। दरअसल दोस्तों अब तक आपने देखा होगा एक सीमा हैदर और सचिन ये सोशल मीडिया पर आजकल बहुत छाए हुए हैं। इनकी लव स्टोरी की कहानी चल रही है। एक पाकिस्तान से एक महिला आती है जिसके साथ 3 बच्चे हैं, आप समझिए, और वो कहती है कि वो पबजी खेलते खेलते उसको सचिन से प्यार हो गया, जिसके बाद वो भारत आ गई पाकिस्तान से। लेकिन सबसे पहली बात दोस्तों कि क्या वाकई में महिलाएं पबजी खेलती हैं? क्या लेडीज जो है वो पबजी गेम पर जो, क्योंकि अगर हम और आप खेले यंग लोग तो समझ में आता है कि हाँ पबजी खेल रहे हैं हम लड़के, क्योंकि लड़कों में चलता है हम लोगों में गेम वगैरह। लेकिन दोस्तों अगर कोई लेडी एक बड़ी उम्र की, वो भी एक औरत अगर ये कहे, लड़की तो नहीं कहेंगे, औरत अगर ये कहे कि पबजी खेलते खेलते उसको सचिन से प्यार हो गया, तो ये थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। ऐसा लगता है यार ये कहानी एक बनी बनाई कहानी बताई जा रही है। यही नहीं, जब रिपोर्टर ने कहा कि आप तो मुसलमान हैं तो सीमा हैदर ने कहा कि हाँ मैं मुस्लिम हूँ। रिपोर्टर ने कहा कि आपको कुरान शरीफ पढ़ती हैं? उसने कहा हाँ मैं पढ़ती हूँ। तब रिपोर्टर ने पूछा अच्छा आप सूरह फातिहा पढ़ के मुझे बताइए। तो उसने कहा कि मुझे सॉरी सर मैं सूरह फातिहा तो नहीं पढ़ पाऊंगी, मैं भूल गई हूँ। उस व्यक्ति ने कहा अच्छा चलिए कोई सा कलमा पढ़ के बता दीजिए आप। तो उसने कहा मुझे कलमा भी नहीं आता है, मैं भूल गई हूँ। आप समझिए दोस्तों वो कह रही है कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मुसलमान होने के बावजूद आपको कलमा भी नहीं आता है। ये तो एक बहुत छोटी सी चीज है। मुस्लिम समाज जो होता है ना दोस्तों, उसमें कलमा तो बच्चे बच्चे को आता है, छोटे से को। लेकिन अगर एक ये महिला कह दे कि मैं नमाज कभी कभी नहीं बस रमजान में पढ़ती हूँ, ठीक है नमाज तो नॉर्मल चीज है, कोई पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर कोई ये कहता है कि मुझे कलमा भी नहीं आता है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो मुसलमान तो हो ही नहीं सकता है। तो ये सीमा हैदर जो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि सचिन ने, सीमा हैदर ने आकर शादी कर ली, मुस्लिम से हिंदू बन गई, आप लिख कर ले लीजिए। पहली बात तो ये कि वो जो अपने आप को मुस्लिम बता रही है सीमा हैदर, वो मुसलमान हो नहीं सकती है, क्योंकि मुस्लिमों को दोस्तों सूरह फातिहा कलमा ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, आता है, लेकिन सीमा हैदर को नहीं आता है। सवाल ये उठता है दोस्तों कि जब वो झूठ बोल रही है तो आप समझिए कि हमारे देश के लिए बहुत बड़ी
आफत भी हो सकती है। क्या पता वो एजेंट है, क्या पता वो सच में दोस्तों उसके पास 4 फोन है, 6 जो है यहाँ पर पासपोर्ट मिले हैं। तो ये अजीब सी चीज है कि एक व्यक्ति जो अपने आप को मुस्लिम बता रहा था उसको कलमा तक नहीं आता है। ये तो कहीं ना कहीं फिल्मी स्टोरी बना दी गई है। और यकीन मानिए, मुझे पक्का यकीन है कि इसकी पोल जल्दी खुलने वाली है कि ये पाकिस्तान की कोई एजेंट हो सकती है, या फिर दोस्तों ये अपने आप को मुसलमान जानबूझकर बता रही है मुस्लिमों को बदनाम करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गर्जे जो है यहाँ पर दोस्तों नीतीश कुमार बोले बीजेपी कर रही है हंगामे। आपको बताते चले दरअसल लाठीचार्ज के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि कौन क्या कर रहा है सब दिखाई दे रहा है। आपको बता दें नीतीश कुमार ने कहा कि जो लाठीचार्ज हुआ है उसमें बीजेपी नेताओं को लाठियां पड़ी भी नहीं है सही, उसके बावजूद भी वो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है कि हमें लाठियां मारी गई हैं। दरअसल आपको बताते चले कि विधानसभा सत्र के दौरान, बिहार में जब विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी के नेता हंगामा कर रहे थे बाहर, और वो लोग शिक्षक भर्तियों को लेकर सवाल पूछ रहे थे नीतीश सरकार से, जिसके बाद आपको बता दें वहां पर लाठीचार्ज हो गया। लाठीचार्ज में एक बीजेपी का जो नेता है वो मारा गया, जिसके बाद सियासत तेज हो गई। बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि पुलिस की लाठियां खा खा कर वो मारा गया है, जबकि असलियत क्या है दोस्तों, क्योंकि कभी कभी हमने देखा है कि भीड़ में लोग कुछ बीमारी होती है या फिर कोई और प्रॉब्लम होती है, उससे भी उनकी जान चली जाती है। ये जरूरी नहीं कि लाठी से ही गई हो, ये सिर्फ बीजेपी आरोप लगा रही है, या यूं कह दे कि हाथ सेकने की कोशिश कर रही है वो इस मुद्दे पर। लेकिन सवाल वही है दोस्तों कि जब खुद सत्ता में होते हैं तो कुछ भी कर लें, लेकिन जब विपक्ष में कोई सत्ता में होता है और वो लाठीचार्ज करा दे तो बीजेपी को मिर्ची लग जाती है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, यही नहीं, दिल्ली में जब कांग्रेस महंगाई को लेकर प्रदर्शन करती है तो बीजेपी आए दिन लाठीचार्ज करा देती है कांग्रेस के नेताओं पर। तब तो बीजेपी को नजर नहीं आता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जब प्रधानमंत्री किसी को सच बोलने से रोक देते हैं तब दोस्तों जो है लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है, लेकिन इनके हिसाब से जब इन पर लाठीचार्ज हो जाए तो लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। इसको कहते हैं दोस्तों दो मुंहा सांप। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों एकनाथ शिंदे की लग गई लंका एनसीपी से। अजीत पवार बीजेपी में शामिल हुए तो एकनाथ शिंदे का कद घट गया। दरअसल दोस्तों वो कहावत बहुत ही सही की है किसी ने कि ना घर के रहे ना घाट के हम, ना क्या शेर था वो, थोड़ा अजीब सा है पर सुना है, ना विसाल खुदा न सनम मिला, ना विसाल खुदा मिला, ना सनम, न इधर के रहे ना उधर के हम। ये एकनाथ शिंदे के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। क्यों बैठता है दोस्तों? क्योंकि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को धोखा दिया, उनके विधायक तोड़कर शिवसेना की सरकार को गिरा दिया। लेकिन दोस्तों यही काम अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले अजीत पवार ने किया। उन्होंने एनसीपी को तोड़कर बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जो एनसीपी के अजीत पवार है उनके ऊपर जो है ईडी का शिकंजा कसा हुआ है, और ईडी से छुटकारा तभी मिल सकता था जब वो बीजेपी के साथ आकर मिल जाए, क्योंकि बीजेपी उन सभी लोगों के दाग धो देती है जो लोग बीजेपी में आकर शामिल हो जाते हैं। फिर क्या ईडी, फिर क्या सीबीआई, सब केस बंद हो जाते हैं। अब इसी को लेकर दोस्तों आपको बता दें बुरी तरीके से अजीत पवार ने शिंदे की क्लास लगा दी है। दरअसल बताया जा रहा है वित्त मंत्रालय जो है, जो सबसे बड़ा मंत्रालय माना जाता है दोस्तों वित्त मंत्रालय, वो बीजेपी एकनाथ शिंदे को नहीं बल्कि अजीत पवार के पाले में डालने वाली है। जिसका मतलब आप समझ लीजिए अब इस चीज से जो शिंदे गुट के 22 विधायक हैं वो नाराज हो गए हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों अभी तो शुरुआत हुई है, जब इलेक्शन आएंगे तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। जब इलेक्शन आएंगे दोस्तों तो बीजेपी किसको टिकट देगी? बीजेपी के नेताओं को टिकट मिलेगा, एनसीपी के नेताओं को बांटा जाएगा, या फिर दोस्तों एकनाथ शिंदे के गुट को टिकट मिलेंगे लड़ने के लिए। और जाहिर सी बात है जब टिकट बंटवारा होगा तो ये पूरी की पूरी बीजेपी बिखर जाएगी। एनसीपी के नेता कहीं पड़े होंगे, एकनाथ शिंदे गुट के नेता कहीं पड़े होंगे, और बीजेपी के नेता कहीं और पड़े होंगे। क्योंकि बीजेपी टिकट बंटवारे मुझे पूरा यकीन है ना वो एकनाथ शिंदे के विधायकों को टिकट देगी, ना वो एनसीपी के नेताओं को ज्यादा टिकट देगी। हालांकि एनसीपी को वो दे सकती है अभी,
आजमाने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसे ही बीजेपी ने कर्नाटक में किया था। उसने क्या करा था कि जो बागी विधायक थे, जो लोग कांग्रेस छोड़कर आए थे, उन सबको टिकट दिया कर्नाटक में कि ये चुनाव सीट जीत जाएंगे। लेकिन हुआ उल्टा, जिन जिन लोगों को बीजेपी ने टिकट दिया था, दल बदलुओं को, उनको जनता ने बुरी तरीके से हरा दिया। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि जाहिर सी बात है, आप कांग्रेस में थे, जनता ने आपको इसलिए वोट दिया था क्योंकि आप कांग्रेसी हो। लेकिन आप जाकर शामिल होगा बीजेपी में। अब लोग ऐसे इंसान को वोट थोड़ी ना देंगे जो बेतली का लोटा है, कभी इधर लुढ़कता है कभी उधर लुढ़कता है, और ऐसे लोगों को जनता भी नहीं चुनती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, यूसीसी के ऊपर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद का बड़ा बयान। बोले यूसीसी बिल यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुसलमानों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि नाम तो आरिफ मोहम्मद है, लेकिन बात बीजेपी के पक्ष में जा रही है। दरअसल दोस्तों, आरिफ मोहम्मद बीजेपी के एक बहुत बड़े चाटुकार माने जाते हैं। जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं, ये उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि राज्यपाल हैं, बीजेपी ने इन्हें पद दे रखा है, तो चाटुकारिता तो करना ही पड़ेगी। चाटुकारिता करे बिना काम थोड़ी ना चलता है। इसीलिए दोस्तों, आरिफ मोहम्मद का कहना है कि यूसीसी बहुत अच्छा है। ये वही आरिफ मोहम्मद है जब एनआरसी और सीएए के वक्त पर सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, गला फाड़ फाड़ के कह रहे थे कि एनआरसी सीएए में फायदा होगा। कोई जरा इनसे पूछे कि मुसलमानों की जो सदस्यता थी भारत की, वो छिन जाती तो कौन सा फायदा होने वाला था? उन्हें डिटेन कर कर पाकिस्तान या कहीं और भेज दिया जाता, या फिर इस देश से निकाल दिया जाता। जाहिर सी बात है दोस्तों, बर्थ सर्टिफिकेट जो है हर किसी के पास नहीं होता है, और सरकार सीएए में वही चीज लागू कर रही थी, वो चीज मांग रही थी। उस दौरान भी आरिफ मोहम्मद ने कहा था कि ये बहुत अच्छी चीज है। किसान के काले बिलों को भी इन्होंने सही बता दिया था। जब बीजेपी किसी को पद देती है तो वो उसकी चाटुकारिता जरूर करता है। और इसीलिए अब आरिफ मोहम्मद जरा ये बता दें कि मुसलमानों को कौन सा फायदा होने वाला है यूनिफॉर्म सिविल कोड से। दरअसल मैं आपको बताता हूं, ना मुस्लिमों को, ना हिंदू भाइयों को, ना सिख को, ना ईसाई को यूनिफॉर्म सिविल कोड में सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। सबसे पहली बात तो ये कि आप जिस कल्चर को फॉलो करते हो, आप जिस कल्चर पर बिलीव करते हो, आपके कुछ अलग चीज है, आपके कल्चर या फिर आपके धर्म में कुछ चीजें फॉलो की जाती हैं, वो पूरी तरीके से खत्म कर दी जाएंगी, जो कि बगावत की सबसे पहली निशानी है। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी के धर्म में उंगली करोगे, आप कहोगे कि ये जो परंपरा है ये बहुत सालों से चल रही है, लेकिन अब आप खत्म कर दो, क्योंकि देश में एक कानून है। सबसे पहली बगावत की चिंगारी वहीं से उठेगी, और जितने भी धर्म है वो सब बीजेपी के खिलाफ हो जाएंगे। और जाहिर सी बात है, बीजेपी को वोट में बहुत बड़ा डैमेज का जो है नुकसान होगा, बहुत बड़ा डैमेज होगा, वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ही यह है कि आप कह रहे हो एक देश एक कानून। आप जो है पिछड़ों का, दलितों का, मुसलमानों का, सबका आरक्षण खत्म कर दोगे। आप कहोगे कि एक हिसाब से चलिए, कोई नहीं चलेगा एक हिसाब से, क्योंकि जाहिर सी बात है सबका अलग अलग धर्म है। सिख लोगों में अलग कुछ वो मानी जाती है परंपराएं, मुस्लिमों में कुछ अलग होता है, हिंदू भाइयों में कुछ अलग होती हैं, ईसाइयों में अलग तरीके की परंपरा होती है। ये तो वही वाली बात हो गई कि आपने कह दिया भैया आपसे कोई अंतिम संस्कार नहीं होगा, सबको दफनाया जाएगा हर धर्म में। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि ये कहीं से कहीं तक बिल्कुल सही नहीं बैठ रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले, राहुल गांधी दोस्तों निकालने वाले हैं फिर से एक और यात्रा। जी हाँ, आपको बता दें, अग्निवीर योजना के खिलाफ राहुल गांधी खोलेंगे उत्तराखंड में मोर्चा। आपको बताते चले, बताया जा रहा है 10 से 12 दिन ये यात्रा चलेगी। इस यात्रा में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी पूरी रणनीति और कोशिशें तैयार कर ली है। जगह जगह राहुल गांधी जा रहे हैं, लेकिन अब उत्तराखंड में एक बड़ी तैयारी की गई है। बताया जा रहा है यहाँ पर युवाओं के भविष्य के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए जो है यहाँ पर वो निकाली जाएगी दोस्तों यात्रा। इस यात्रा में आपको बता दें, अग्निवीर योजना का जिक्र किया गया है, जिसको सरकार ने घटाकर 4 से या 5 साल कर दिया था
कि बस इतने ही साल अब नौकरी कर पाया करेंगे, जिसके बाद बवाल भी मचा था कि हमारे देश के सोल्जरों के लिए बीजेपी किस तरीके के नियम बना रही है। अब इसी चीजों को लेकर राहुल गांधी फिर से एक बार भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही सड़कों पर उतरेंगे। बताया जा रहा है उत्तराखंड की इस यात्रा में राहुल भी शामिल हो जाएंगे और कम से कम 10 से 11 दिन ये यात्रा चलने वाली है। फिलहाल दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब